हम पहुंच गए हैं प्रभु श्री राम के धाम, उस जन्मभूमि में जिस जन्मभूमि को लेकर एक लंबा संघर्ष चला है, उस जगह पर, उस कौशलपुर, उस अयोध्या में जिसका एक लंबा इतिहास रहा है और हजारों वर्षों का इतिहास है, लाखों वर्षों का इतिहास है दर्शकों। लेकिन कुछ बातें आज मैं आपसे करना चाहता हूं। आज वो पावन मौका है जब कल सूर्य की पहली किरण के साथ यहां पर एक भव्य उत्सव शुरू होगा। यह उत्सव पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और यह परवान चढ़ेगा कल, क्योंकि कल वो अद्भुत बेला आने वाली है, वो अद्भुत मुहूर्त आने वाला है जब इस मंदिर के शीर्ष पर, इसके शिखर पर, कलश के ऊपर धर्म ध्वज की स्थापना होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्थापना करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो झंडा फहराने के लिए पहुंच रहे हैं। बातें बहुत सारी हैं यहां से करने के लिए और आपको सांस्कृतिक तस्वीरें भी हमने दिन भर दिखाई हैं, रिपब्लिक भारत पर आप इसके गवाह बने हैं। लेकिन दर्शकों, राजनीति की एक बड़ी समस्या है और बड़ी समस्या यह है कि कोई भी शुभ कार्य हो उसमें कुछ ना कुछ खलल जरूर डालते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या जरूर क्रिएट करते हैं। और इसलिए आपसे आज अयोध्या की नगरी से कुछ बातें करना बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम, जिनके बारे में कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात विग्रह अगर कोई है तो वो प्रभु श्री राम है। और वो जहां पर पैदा हुए उसके विषय में हजारों लाखों वर्षों से लिखी हुई पुस्तकें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी ने एक पुस्तक लिखी जिसको हम कहते हैं वाल्मीकि रामायण, और जिसको आधार बनाकर 300 तरह की रामायणों की रचना की गई, उससे भी ज्यादा रचना है। रोज कवि अपने नए छंद रचते हैं और उसका आधार होती है वो वाल्मीकि रामायण। दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उसका बाल कांड का 5वां सर्ग कभी आप पढ़िए। अगर आप सनातन को जानते हैं, अगर आप सनातन को मानते हैं, तो मैं आपसे यह कहता हूं कि आपको बाल कांड का 5वां सर्ग केवल मेरे कहने से पढ़ना है। जिस अयोध्या नगरी में इस वक्त हम खड़े हैं, उस अयोध्या नगरी का क्या वैभव था, मैं आज आपको थोड़ी देर लेकर बताना चाहता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत भी करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 5वां सर्ग हमें यह बताता है कि अगर आपसे कोई कहे कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना क्या है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा होता है, तो लोग बताएंगे कि एक 4 लेन हाईवे होता है, एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होता है। और ये पैमाने होते हैं कि कितनी बड़ी सफलता और कितनी बड़ी, देखिए ये आपने उपलब्धि पाई है। हमारी वाल्मीकि रामायण का 5वां सर्ग जिसमें अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, उसमें वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ये वो अयोध्या नगरी है जहां पर पथ नहीं महापथ हुआ करते थे, जहां पर सुविभक्त महापथ हुआ करते थे। उन्होंने लिखा है कि सुविभक्ता महापथा। ऐसी अयोध्या नगरी है जहां पर ढंग से बटे हुए बड़े बड़े राजमार्ग हैं और उस राजमार्गों के बीच में बड़े बड़े वृक्ष लगे हुआ करते थे। वो ऐसे राजमार्ग हैं जिन पर पुष्प बरसाए जाते थे और जल वृष्टि करके उनकी धूल को बैठाया जाता था। उन राजमार्गों का जिक्र कर रहे हैं। अगर आज आपसे कहा जाए कि एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर घर का या मॉल का कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि मध्यम मध्यम संगीत बजता हुआ हो, अच्छी अच्छी सी सुगंध आती हुई हो। इसी सर्ग में वाल्मीकि जी इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये वो नगर है जहां पर संगीत की ध्वनि लगातार बजती रहती थी। ये वो नगर है जहां पर केवल ध्वनि नहीं बजती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हर तरह का हर्ष था। लेकिन आज से आप 10-15 वर्ष पहले की अयोध्या को देखिए और आज की अयोध्या को देखिए, बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये अयोध्या के वासी भी महसूस करते हैं और यहां का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अयोध्या की बात करें तो आज सुगम्य है। मैं दिल्ली से सुबह चला था और केवल 2 घंटे के अंदर अयोध्या में आकर हमारा विमान लैंड करता है। अगर ये उपलब्धि का पैमाना आप मानते हैं तो ये केवल एक हिस्सा है, क्योंकि यहां पर मैं सुबह से देख रहा हूं कि जो श्रद्धालुओं का तांता है, चाहे वो कर्नाटक के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के लोग हों, केरल के लोग हों, नेपाल के लोग हों, दुनिया के कई देशों के लोग हों, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई मंदिर से कोई प्रोफेसर बनता है क्या, मंदिर से कहीं रोजगार मिलता है क्या, वो अयोध्या के लोगों को आकर देखें कि कोई तो यहां पर है जो अपनी छोटी छोटी चीजों से लोगों के साथ जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। कल की अयोध्या में और आज की अयोध्या में क्या ये बड़ा फर्क नहीं आया है? लेकिन फिर अगर किसी से आप पूछने जाइए
किसी नेता से आप पूछने के लिए चले जाइए कि भाई एक 2047 का विजन है, एक 2047 में भारत को विकसित करने का एक विजन है, आपको उत्तर मिले, आपको ये इस बात का आंसर मिले, इस बात का उत्तर मिले कि भाई किसकी बात कर रहे हो, ये फालतू बात क्यों कर रहे हो? जो विजन देने वाले हैं क्या वो 2047 तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, इस बात की कोई गारंटी है? अगर इस तरह के उत्तर मिले राजनीति में तो फिर आप ये पूछेंगे, कम से कम ये तो पूछेंगे कि क्या आपको कल की खबर है? मैं कल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये मुझे कल की खबर है। मैं अगले पल जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे कल की खबर है। तो क्या परसों का कोई इंतजाम न किया जाए? क्या परसों की कोई बात न की जाए? और क्या कोई रूपरेखा ना बनाई जाए कि 2025 में बात कर रहे हैं तो 2030 का उत्तर प्रदेश या अयोध्या कैसी हो, 2035 में विजन हो तो क्या हो? क्या घर पर चुपचाप कंबल ओढ़कर बैठकर घी पिया जाए? ये सारी बातें होनी चाहिए क्या? प्रश्न ये भी उठाए जा रहे हैं कि भाई ये आरएसएस का ध्वज लहराने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या? ये भी एक इटावा के सांसद हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस का ध्वज है या देश का ध्वज? देश का गौरव जो धर्म है, देश का गौरव जो रंग है, उस रंग का ध्वज इस मंदिर के शिखर पर फहराया जा रहा है। और अगर इस बात से किसी के सीने पर सांप लौट रहे हैं तो लौटें। और ये हम यहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर किसी को तकलीफ है तो होती रहे, ये ध्वज फहराया जा रहा है और अनवरत फहराता रहेगा। कुछ बातें दर्शकों में आपसे बात करना चाहता हूं और इसलिए ये जो जितने भी राजनीतिक प्रपंच खड़े किए जा रहे हैं राम मंदिर के इर्द गिर्द, वो पहली बार नहीं है दोस्तों, ये लगातार खड़े किए जाते रहे और आगे भी खड़े किए जाते रहेंगे। सिलसिलेवार अगर किसी बयानों को आप जाएंगे तो कोई ये आकर बताता है कि भाई राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो नाच गाना चल रहा है, उनको डांस नजर आ रहा है, कौन कौन नाच रहा है इसका भी जिक्र कर देते हैं। ये क्या जनता की नब्ज पकड़ पा रहे हैं? ये क्या उन लोगों की नब्ज पकड़ पा रहे हैं जो कई कई किलोमीटर दूर से यहां पर पैदल चलकर आ रहे हैं? क्या जनता की नब्ज को टटोलने का काम और समझने का काम ये विपक्ष के लोग कर पा रहे हैं? आज महाभारत में यही सवाल पूछने जा रहा हूं और इन सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। ये तमाम बातें होंगी, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर डिबेट की शुरुआत करूंगा। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं मतलब की तुम रहोगे 2047 तक। एक काम करे ना भारतीय जनता पार्टी, 2047 क्यों, 100 साल और जोड़ दो। अखिलेश यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं और देश का अपमान कर रहे हैं, इसके लिए तत्काल क्षमा मांगे। यही अहंकारी नामदारों का असली चरित्र है। जब एक कामदार व्यक्ति, ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाते हैं, निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल अखिलेश यादव जी ने किया। ऐसा तो कोई अपने शत्रु के लिए भी नहीं करता। अखिलेश यादव क्या अपने को खुदा समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं? वो तय करेंगे कि कौन कब तक जिंदा रहेगा। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनकी मोदी बैशिंग की जो सनक और साजिश है वो जो है वो सफल होगी, तो बार बार इनकी सनक और साजिश को जो है वो जनता ने सुपड़ा साफ किया। विकसित भारत के संकल्प को, जो पूरे भारत का संकल्प है, उस पर चलने की बजाय ओछी घटिया व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। अगर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश के ससवे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते, तो भूतो न भविष्यत, ये संभव नहीं था। राम मंदिर पे भगवा ध्वज का पताका देश के ससवे प्रधानमंत्री जी लहराने जा रहे हैं। क्या इनके ध्वजारोहण से क्या 2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिल जाएगा? अगर मिल जाए तो हम सब लोग चलेंगे उनके साथ। मुझे इनवाइट किया गया, यदि मुझे बुलाया गया, यदि मुझे कार्ड दिया गया, तो सारा कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं नंगे पैर ही वहाँ पहुँचूंगा, हर हालत में पहुँचूंगा।